तो हेलो, स्वागत है आप सभी का न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। क्या हम लोग ने क्लास 9 का इंट्रोडक्शन क्लास पिछले वीडियो में कर चुका है। पिछले क्लास में हम लोग ने क्लास 9 का इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया था। तो अब इस क्लास में क्लास 9 का जो है आगे का क्लास चालू होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्लास को देखने से पहले क्लास 9 के इंट्रोडक्शन क्लास को ज़रूर देखे होंगे। अगर कोई बच्चा क्लास 9 का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो वो जाके सबसे पहले क्लास 9 के इंट्रोडक्शन क्लास को देख लेना है। ठीक है, तो जाओ क्लास 9 का इंट्रोडक्शन क्लास देख के आओ, उसके बाद इस क्लास को देखने के लिए आना है। ठीक है, चला गया जो बच्चा नहीं देखा है। तो जो बच्चा नहीं देखा है वो पहले जाके इंट्रोडक्शन क्लास देखेगा, उसके बाद आएगा ये पार्ट 1 का क्लास देखने के लिए। ठीक है ना। तो क्लास 9 का था इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें कि हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर था क्या? कोशिका। कोशिका चैप्टर ही चल रहा था। तो कोशिका चैप्टर चल रहा था और हम कोशिका के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो अब जो है हम कोशिका से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है ना। तो कोशिका चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके थे कि हम लोग बताए थे कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका को जीवन की आधारभूत और बोलो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका किसे कहते हैं उसके पहले आपको बताया गया था। ये कोशिका वाला चैप्टर आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ना है, क्लास 9th में भी है। जो बच्चा अगर क्लास 9th में ये पढ़ लेगा तो क्लास 10th में जाके उसको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम कोशिका के बारे में आप सुने हैं क्लास 9th में, क्लास 8 में भी सुने होंगे कोशिका के बारे में, तो अब जो है हम 9th में उससे और आगे बढ़ेंगे, फिर 10th में उससे और आगे, फिर 11th में उससे और आगे, और 12th में और आगे। ठीक है, तो अब ये कोशिका आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बायोलॉजी में तो कोशिका आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो अब है कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो बताए थे कि कोशिका जीव द्रव की, तो कोशिका के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका था कि कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जीव द्रव क्या है। कोशिका जीव द्रव से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोज करके यौगिक में उपस्थित रहते हैं। कोशिका जो है जीव द्रव में उपस्थित रहता है, जीव द्रव कोशिका में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ये सभी हम इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके थे पहले ही। तो अब जो है हम कोशिका में विविधता से आगे चलेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में पहले ही ये सब पढ़ा दिए हैं। जो कोई भी बच्चा इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है, जाओ इंट्रोडक्शन क्लास देख के आओ। ठीक है ना। तो अब है कि कोशिका में विविधता, कोशिका में विविधता। तो चलिए देखिए, कोशिका में विविधता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बोलो नी, पेंसिल। ये पेंसिल निकाल लिए। अब है कि जीवों की कोशिका के रूप में आकार और संख्या में काफ़ी भिन्नता होती है। तो बोल रहा है जीवों की कोशिका के रूप में आकार और संख्या में काफ़ी भिन्नता होती है। काफ़ी क्या होती है? भिन्नता होती है। आकार में विविधता का ज्ञान सरलता से हो जाता है। आकार में जो विविधता का ज्ञान है वो हमको सरलता से हो सकता है। आसानी से हम पता कर सकते हैं कि वो इस आकार का, वो उस आकार का है, तुम बड़ा है, कोई छोटा है। तो आकार देख के हम आसानी से पता कर लेंगे कि हाँ ठीक है, वो बड़ा है, वो छोटा है। लेकिन तुम्हारे अंदर कौन सा बीमारी है, तुम अंदर से कैसा है, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बोल रहा है कि कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। यह कम से कम 0.1, कम से कम याद रखना है, कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। जैसे प्लुरोनिमोनिया, पीपीएलओ प्लुरोनिमोनिया, और अधिकतम 170 गुना 135 मिलीमीटर का। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो प्लुरोनिमोनिया होती है, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटी कोशिका। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो प्लुरोनिमोनिया। सबसे लंबी कोशिका कौन है?
कौन है? तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, तो आगे इसमें लिखा गया है, देखिए कि शुतुरमुर्ग का अंडा जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक होती है। तंत्रिका कोशिका का आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। बोल रहा है जो तंत्रिका कोशिका का आकार है वो 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। तो आप एक सुन के लगता होगा क्या 1 मीटर? 1 मीटर तो कहीं ठोका होगा। 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर नहीं है, 1 मीटर है। तो 1 मीटर में कितना होता है बताओ? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं? 100 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि तंत्रिका कोशिका का आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा, 1 मीटर से अधिक, कम का कोई बात ही नहीं है, अधिक लंबा तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका बोलिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका बोलेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका बोलेंगे तो प्लूरोन्यूमोनिया। ठीक है, PPLO। अब चलते आगे। बोल रहा है कि जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कोशिका विभिन्न रूप की होती है। बोल रहा है कि चित्र दिया हुआ है, पीछे चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सारा कुछ चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इस चित्र के बारे में भी आएंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि कोशिका विभिन्न रूपों की होती है। कोशिका जो है वो विभिन्न रूपों की होती है। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, और ऐसे जीव को एक कोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। इतना बड़ा गोला हो जाएगा, तो इतना बड़ा गोला हो जाएगा तो इसको हम बंद कर देंगे, हम ले लेंगे ये। ठीक है, तो जो जिसका शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। ये याद रखो, एक कोशिकीय। क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। और जिनका शरीर बताओ बताओ बताओ, जिनका शरीर बताओ आप लोग, कि जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका। इन जीवों में जीवन संबंधी सारे कार्य अकेली विशेष कोशिका द्वारा संपन्न होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। सीधा सा याद रखना है कि जिस जीव का शरीर एक कोशिका का बना होगा उसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे, आँख मूंद के। ठीक है, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। एग्जाम्पल में याद रखना है क्या? एग्जाम्पल में क्या? अमीबा, पेरामेशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सब आप एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं। याद रख नहीं सकते हैं, याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बोल रहा है एक कोशिकीय जीव जो है वो क्या हो गया? वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल कौन है? अमीबा है, पेरामेशियम है, क्लेमाइडोमोनास है। 3 को कम से कम आप याद रखिए। ठीक है, तो अब हम चलेंगे बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जीव कौन हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन हुआ? वैसे जीव, वैसे लिविंग जिनका शरीर किससे बना होगा? वन सेल से। वन सेल से जिनका शरीर बना होगा उसको क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और जिनका शरीर दो कोशिका, एक से अधिक कोशिका से बना होगा उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है बात क्लियर है? तो अब चलो हम आगे चलते। ठीक है, अब चलिए, अब है कोशिका का बना होता है क्या? जिन अनेक कोशिकाओं का बना होता है कौन? बहुकोशिकीय जीव। तो अब है कि जैसे लगभग 60 किलोग्राम आदमी, जैसे कि जिसका वजन 60 किलो है, तो में किसी का वजन 60 किलो होगा? किसका है? कमेंट में बताना जिसका वजन 60 किलो होगा। जिसका भी होगा कमेंट करेगा 60 किलो। तो बोल रहा है कि जैसे लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव के शरीर में 60 गुना 10 पे पावर 15 16 इंटू 10 टू द पावर 15 कोशिकाएँ पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में
विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। तो बोल रहा है कि अब देखिए क्या हो गया, तो बोल रहा है क्या, देखिए कि जैसे कि मान लीजिए किसी का वजन 60 किलो है, तो 60 किलो जिसका वजन रहेगा ना, तो जिस भी जीव का वजन अगर 60 किलो रहेगा, मानव ले लीजिए, तो ये उस 60 किलो के मानव में कम से कम 60 गुना 10 पे पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। कम से कम इतना अनुमान लगाया गया है कि इतना कोशिका उसमें पाया जाता है। ठीक है ना, बोलो रे, बोलते रहो, ठीक है, मुंह बंद नहीं रखना है। हम बोल रहे हैं तो तुम भी क्या करेगा, मुंह बंद रखेगा, जब पूछेंगे तब बोलना है, नहीं तो ऐसे में अगल बगल जो बैठा होगा वो क्या बोलेगा, पागल हो गया ये। तो बोल रहा है कि पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। तो बोल रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक सारी कोशिकाएं मिलकर विभिन्न जीवों को क्या करती है, विभिन्न जीवों को अनेक सारी कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से चलाती है, विभिन्न अंगों का निर्माण करती है और वो सुचारू रूप से चलते हैं कि नहीं, बोलो ने। तो बोल रहा है कि इनमें श्रम का विभाजन होता है, इनमें श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन मतलब अगर तुम फ़ोन उठा रहा है, फ़ोन उठा के लाया होगा, फिर क्लास लगाया होगा, सर्च किया होगा कि @राजा सर 7P सर्च किया होगा, उसके बाद क्लास देखा होगा कि सर क्लास डाले है कि नहीं, तो क्लास अब तुम देख रहा है, तो क्या इसमें तुम्हारा श्रम विभाजन हुआ कि नहीं, शारीरिक कार्य हुआ कि नहीं। तो श्रम विभाजन से अर्थ यही है कि शारीरिक कार्य करने का, ठीक है ना। तो बोल रहा है विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे शैवाल, कवक, मॉन्स, फर्न तथा जंतु इसके उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है। बोल रहा है बहुकोशिकीय जीवों का विकास जो है वो कैसे हुआ है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन के द्वारा हुआ है। तो बहुकोशिकीय हम बोल देंगे कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास कैसे हुआ है, बताओ। तो बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही हुआ है। कैसे हुआ है, कोशिका विभाजन करके। सिंपल सा, याद नहीं रख सकता है। तो बोल रहा है कि कोशिका विभाजन करके हम एक कोशिका के थे, उसके बाद कोशिका विभाजन कर करके बहुकोशिकीय बन गए। तुम भी एक कोशिका का था, सब एक कोशिका का है। जितना भी जीव है वो सबसे पहले एक कोशिका का ही बना होगा, ठीक है, एक कोशिका का ही है। जब तक एक कोशिका का हुआ होगा, उसके बाद उसमें कोशिका विभाजन होते गया, उसके बाद वो क्या हो गया, बताओ। कोशिका विभाजन करते आज तुम इतना लंबा हो गया कि नहीं, इतना बड़ा हो गया। देखो कितना बड़ा दिख रहा है तुम लोग, है कि नहीं, इतना बड़ा हो गया, गधा इतना टाका, तो बड़ा हो गया है। तो क्या हो गया, बताओ, पढ़ो। और क्या, जितना ज़्यादा आदमी बड़ा होता है उतने ज़्यादा उस पर जिम्मेवारियाँ आ जाती है कि नहीं। तो जैसे जैसे तुम बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी भी बढ़ रहा है। तो ठीक है, बोलो ने। तो पढ़ाई लिखाई करो। अभी तुम्हारा पढ़ाई लिखाई करने का जिम्मेदारी दिया गया है तुमको घर से कि तुम अच्छे से पढ़ो, तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। बोल रहा है कि कोशिका का जो आकार और आकृति होता है उसके कार्य के आधार पे है, कार्य के आधार पे, वो किस तरह का कार्य करता है उसके आधार पे है। अब बोला कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, कुछ कोशिकाएं जो अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं। जैसे अमीबा अपना आकार बदलते रहता है और निश्चित आकार की होती है, वो हो गया अमीबा, बाहर रहता है। तो हमारे शरीर में भी है कौन, WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल। क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। और WBC यानी जिन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, उनका भी आकार बदलते रहता है। बोल रहा है कि हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं भी निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है, बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। इसके द्वारा आवेगों का चालन होता है, जैसे बिजली का चालन तारों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार आवेगों का चालन तार के ही
तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जैसे कि तार में जो बिजली का तार होता है उस पर कैसे बिजली करंट दौड़ता है, कितना स्पीड से दौड़ता है, उसी तरह तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर में, वो भी उसी तरह आवेग यानी कि इम्पल्स जो है हमारे शरीर में भेजते हैं। जैसे कोई तुमको चुट्टी काटा, तुरंत तुम्हारे माइंड को पता चल गया कि हाँ हमको ये जो है चुट्टी काटा। कोई तुमको मार लिया, तुरंत तुम्हारे माइंड को पता चल गया। ठीक है, तो ये सब बात जो है एकदम तुरंत होता है। सोचो कि अगर हम तुमको एक चाट मार दिए मान लो, और तुमको 1 घंटा बाद पता चला कि हाँ सर मारे थे क्या, तो क्या होगा बताओ। तुमको कोई चुट्टी काट लिया अभी और पता चल रहा है 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट बाद, तो कैसा रहता बताओ। तो हमारे शरीर में जो है आवेग का भी पूरा एकदम जैसे बिजली पार करता है ना तार पे, उस तरह उस स्पीड से हमारे तंत्रिका कोशिका में आवेग चलता है। ठीक है, तो बोल रहा है कुछ जीवों का में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। बोला भिन्न भिन्न जीवों में तथा एक ही जीवों में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या बदलती रहती है। बोला शरीर में कोशिकाओं की संख्या बदलती रहती है। कोशिका की संख्या जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। बोल रहा है कोशिका की जो संख्या है वो शरीर के जीवों की आकार पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर हम एक चूहा का तुलना करेंगे एक हाथी से, तो आप ही बताइए कि किस में ज़्यादा कोशिका रहेगा, किस में कम रहेगा, बताइए। तो वाजिब सी बात है कि चूहा में जो है वो कम कोशिका रहेगा हाथी के तुलना में। हाथी के तुलना में चूहा में कम कोशिका रहेगा कि नहीं। तो वही बोल रहा है कोशिका की जो संख्या है वो जीवों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, समझ में आया। बोलते बोलते गला सूख जाता है रे। तुम लोग पढ़ता नहीं है, तुम ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, और तुम लोग ही नहीं पढ़ेगा तो फिर काहे मेहनत हम करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो तुम ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ो। ठीक है, अच्छा रिजल्ट लाना है। आपने देखा कि मैट्रिक में इस बार कितने अच्छे बच्चे ने रिजल्ट किया, तो हर बार का वही टारगेट है क्या टारगेट है, 400 पार नहीं, 450 पार। ठीक है, अब बोलिएगा सर ये हम तो 9th में हैं, अभी से आप बोल रहे हैं। हाँ अभी से बोल रहे हैं, अभी से ही। ठीक है, तो ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी है और आप लोगों को लिए भी। आप लोग जब अभी से ऐसा तैयारी कीजिएगा तो इससे ज़्यादा नंबर लाइएगा, बिहार टॉप कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉप कीजिएगा कि नहीं, बताइए। करना है। ठीक है, अभी से टारगेट लेके चलना है और करना है, बिहार टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है सर। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। हम भी जब आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि बोल रहा है कि उदाहरण के लिए कौन, चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत ही कम होगी। तो पौधे में वट वृक्ष की तुलना में गुलाब के पौधे। अब बोल रहा है कि हम तो बात कर लिए जंतु का, जंतु में बोल दिए कि एगो चूहा ले लिए और एगो हाथी ले लिए, तो चूहा और हाथी, चूहा हाथी ऐसा होगा नहीं। तो चूहा और हाथी, तो चूहा में जो है कोशिका कम रहेगा, किसके तुलना में, हाथी के तुलना में। और उसी तरह हम अगर पादप कोशिका में बात करेंगे तो पादप कोशिका में उसी तरह बात करेंगे तो एक होता है वट वृक्ष, बनियान ट्री, और उसके बाद गुलाब का पौधा। तो बताइए क्या दोनों में कोशिकाओं की संख्या सेम रहेगी, बिल्कुल नहीं। जो वट वृक्ष है उसमें कोशिकाओं की संख्या गुलाब से बहुत ही ज़्यादा होगा कि नहीं, बताओ। तो आगे भी चलें क्या, अभी और पढ़ाएं कि क्लास रोक दें, बताइए क्या करें। थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं। तो बोला है कि जीवन व्यवस्था के स्तर बोल रहा है प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में, आगे चलते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। और अब चलिए कि हम ये बात सोच लिए कि जो है बहुकोशिकीय जो जीव है ये कोशिका आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। तो बताइए उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक उसे कहते हैं कि एक सी रचना
और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे। क्या हम सिर्फ बोल दें कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे तो क्या ये डिफिनेशन सही है? कौन सब बोलते हैं सही है? जो सब बोलते हैं सही है वो सब कमेंट कीजिए, जो सब बोलते हैं गलत है वो भी कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन सब बोलते हैं सही है और कौन सब बोलते हैं गलत है। तो पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद आंसर बताएंगे। ठीक है, कर दिया? तो देखेंगे कौन कितना बोल रहा है कि कौन सही बोला है कौन गलत बोला है। ठीक है, तो बोल रहा है एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे तो ये जो है पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। हमको बोलना पड़ेगा कि एक सी रचना, एक सा रचना होना चाहिए, एक सा रचना और एक सा कार्य करने वाला। ठीक है, एक सा स्ट्रक्चर भी होना चाहिए और एक सा फंक्शन भी होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। ठीक है, तो तब ना कोशिका का समूह बनेगा, तब ना उत्तक। मान लो कि कोई कोशिका अलग कार्य कर रहा है, कोई कोशिका अलग कार्य कर रहा है, वो सबको हम मिला दिए, क्या वो उत्तक बनेगा? नहीं, उत्तक नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तक का डिफिनेशन यही है कि सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए और सेम उसका फंक्शन भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे उत्तक। बोलो रे, कहेंगे कि नहीं? नींद आ रहा है क्या रे? नींद नहीं आना चाहिए, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जब तक हम पढ़ाएंगे एकदम पढ़ते रहो। ठीक है, तो बोल रहा है एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा बोलता है कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ेगा बाबू, टाइम निकालो, बिना टाइम निकाले कुछ नहीं होगा। हम भी टाइम निकाल के तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम भी टाइम निकाल के पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग भी टाइम निकाल के पढ़ो, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा, तुम ही को पढ़ना पड़ेगा और तुम्हारे लिए कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो समय सबके पास नहीं है, लेकिन समय निकाला जा सकता है। अगर तुम कोशिश करेगा तो समय निकलेगा। बैठ के सोचो और समय निकालो, समय निकलेगा। और तुम अपना समय, तुम अपना टाइम टेबल तुम ही बना सकता है। तुमसे अच्छा तुम्हारा टाइम टेबल कोई नहीं बना सकता। अगर तुम बोलता है कि सर रूटीन लिखा दीजिए, हम कैसे पढ़ें, तो हम तुमको रूटीन लिखा सकते हैं, हम तुमको एक रास्ता देंगे, लेकिन सबसे अच्छा रूटीन तुम अपने से बना सकता है। तो जितना आप अपना रूटीन अच्छे से बनाइएगा उतना अच्छा आपको रूटीन आपका कोई नहीं बना के देगा। ठीक है, क्योंकि आप ही को पता है आप कब क्या करते हैं, कब खाना खाते हैं, कब क्या करते हैं, कब पढ़ते हैं, कब आपके पास कौन सा काम है। ठीक है, तो हम बताए थे कि एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो बोल रहा है कि उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। बोल रहा है कि उदाहरण स्वरूप हम भोजन के पाचन की संपूर्ण क्रिया को लें। उदाहरण के स्वरूप हम भोजन के पाचन की संपूर्ण क्रिया को क्या करते हैं? लेते हैं उदाहरण के लिए। तो बोल रहा है कि सबसे पहले भोजन का होता है अंतःकरण। सबसे पहले हम भोजन खाए। तुम लोग खाना खाया कि नहीं? खा लिया है? ठीक है, खा लिया तो पढ़ लो। तो सबसे पहले भोजन का होगा अंतःकरण, उसके बाद उसका होगा पाचन, फिर होगा अवशोषण, फिर होगा स्वांगीकरण और अनपचे भोजन का मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासन। मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा कि नहीं? और प्रत्येक कार्य अलग अलग पाचन अंगों द्वारा होता है, अर्थात मुख, आमाशय, आंत, यकृत, मुख, आमाशय, या आंत, यकृत आदि द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ठीक है ना? तो बोल रहा है मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र का रचना करते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो मुख हो गया, आमाशय हो गया, आंत हो गया, यकृत हो गया, इस सब के सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार से श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है, तो सभी अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया ना? एक जीव का निर्माण कैसे होता है तो सुन लो कैसे होता है। एक बार पूरा सुन लो, उसके बाद क्लास हो जाएगा ख़त्म। तो आप लोग आराम से नोट्स बनाइए और क्या कीजिए? क्लास कीजिए। ठीक है, क्लास बिना किए कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्लास कीजिए। तो एक बार सुन लीजिए,
कोशिकाओं के हम समूह को उत्तक कह दिए। कौन से कोशिका के समूह? एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कह दिए। तो उत्तक कह दिए तो उसके बाद हम कई सारे उत्तक मिलके भी एक अंग का निर्माण करते हैं। तो बोल रहा है कि अब जो है कि कई सारे, जैसे कि क्या, जैसे कि कई सारे पाचन अंग का निर्माण हो गया। तो कई सारे पाचन अंग जैसे मुख, आमाशय, आंत, यकृत, ये सभी पाचन अंग है। तो ये सभी पाचन अंग सामूहिक रूप से मिलकर एक विशेष तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। इसी तरह से श्वसन तंत्र भी होता है, परिसंचरण तंत्र भी होता है और उत्सर्जन तंत्र भी होता है। और ये सभी मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं कि नहीं? बताओ न रे। तो एक जीव का निर्माण हो गया और आप लोग भी एक जीव हैं। तो अब आप लोग क्या कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। क्लास आप बताइए कि यहाँ पे क्लास 9 का पढ़ाई हो रहा है। जितने बच्चे देखेंगे उतना ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा। जितना बच्चा देख पाए हमको ये लगेगा कि हाँ कितने बच्चा ने देखा। नहीं भी देखने का मन है तो छोड़ दीजिए, सीधा आप पढ़िए, बाकी छोड़िए, किसी से कोई मतलब। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी पढ़िए, दूसरे का भी भला कीजिए। क्या बोल रहे सर जी, हम पढ़े छोड़ दें? हम अपने दोस्त को भी बताएंगे। तो आप बताइए, आपका भला हो रहा है तो आप भी किसी का भला कर दीजिए, ठीक है। आप भी अपने दोस्त का भला कर दीजिए, आप भी उनको बताइए, ठीक है। तो क्लास 9 का वीडियो मिल गया है, पार्ट 1 ये वीडियो था। कल पार्ट 1 क्लास था, आगे भी क्लास होंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको पूरी तरह से देखिए और आप भी बुक को रीडिंग कीजिए, आप भी बुक पढ़िए, समझिए। जो समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन आप पूछिए, कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन कमेंट कीजिए, क्वेश्चन लिख के या टाइम लिख दीजिए कि सर इतना मिनट का हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। हम उसका रिप्लाई देंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। और ठीक है, तो क्लास करते यहीं पे ख़त्म और मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय।